बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, CEO एंड फाउंडर 66 मार्केटिंग। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट बिगिनर्स गाइड टू ई कॉमर्स बिजनेस। हम इसमें बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस असल में होता क्या है, ठीक है। और ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें ई कॉमर्स के ई का भी नहीं पता, ठीक है। उन्हें नहीं पता कि असल में ई कॉमर्स है क्या। तो हम बिल्कुल डीपली बताऊंगा कि असल में ई कॉमर्स होता क्या है, ठीक है। अगर मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो मैं ई कॉमर्स के स्टार्टिंग ई से लेकर ई कॉमर्स के एंडिंग ई तक की कंप्लीट कहानी इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये वीडियो जो है कंप्लीटली मैंने डेडिकेट किया है बिल्कुल बिगिनर्स जिनको बिल्कुल नहीं पता ई कॉमर्स असल में होता क्या है, ठीक है। लेकिन ये उन लोगों के लिए भी लाजमी तौर पर बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव साबित होगी जिन लोगों को कुछ मालूम है ई कॉमर्स का या कुछ हद तक वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसमें ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो उन लोगों को भी शौक कर देगी कि असल में इसे भी ई कॉमर्स कहते हैं या ये भी ई कॉमर्स का हिस्सा है। उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं था, ठीक है, या उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। इंशाल्लाह ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर से लेकर काफ़ी हद तक समझदार ई कॉमर्स बिजनेस पर्सन के लिए भी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि असल में हम इस वीडियो के अंदर क्या कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो का कंटेंट क्या होगा ताकि आपको एक ब्रीफ सा इंट्रो मिल जाए कि असल में इस वीडियो के अंदर डिटेल में हम क्या कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि ई कॉमर्स असल में होती क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है ई कॉमर्स की, ठीक है, ताकि एक बिगिनर से बिगिनर को भी ये चीज़ समझ में आ जाए कि असल में ई कॉमर्स किससे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसकी कुछ हिस्ट्री को खंगालेंगे कि हिस्ट्री क्या है ई कॉमर्स की, ठीक है। अगर आपको हिस्ट्री पता हो तो आगे का फ्यूचर भी आप डिसाइड कर सकते हैं उसका, या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका फ्यूचर आगे क्या होने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे कि असल में ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है या ई कॉमर्स है वो किस तरह से काम करता है, उसके काम करने का जो एक प्रोसीजर है या प्रोसेस है वो क्या है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल देखेंगे ई कॉमर्स के, और बहुत सारी जो है ना बिजनेस मॉडल मौजूद हैं इस वक्त, जैसे B2C, B2B, C2C, और इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस मॉडल हैं ई कॉमर्स के जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हर बंदा B2C करे, मोस्टली ये ही कर रहे होते हैं, ठीक है। आप कोई और बिजनेस मॉडल भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसे डिटेल में जाएंगे कि असल में कितने डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस मॉडल इस वक्त अवेलेबल हैं। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स के रेवेन्यू मॉडल्स देखेंगे। रेवेन्यू मॉडल से मुराद ऐसा है कि जिससे हम वो कौन कौन से मॉडल हैं जिससे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, यानी कि पैसे जनरेट कर सकते हैं। वो मॉडल जो ई कॉमर्स के काफ़ी पॉपुलर हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वो इतने अच्छे मॉडल्स हैं, रेवेन्यू मॉडल्स हैं जिनसे मोस्टली इनकम जो है जनरेट होती है ई कॉमर्स ब्रांड्स को, बिजनेसेस को। उसके बाद हम कुछ प्रोज ऑफ ई कॉमर्स देखेंगे, यानी कि उसके कुछ एडवांटेजेस देखेंगे, उसके फ़ायदे देखेंगे कुछ कि ई कॉमर्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं जो आप लोग हासिल कर सकते हैं अगर आप ई कॉमर्स करते हैं। और साथ ही हम उसके नुकसानात के बारे में या उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके जो समझ लें मुख्तलिफ अंदाज के ई कॉमर्स के चैलेंजेस हैं वो हम जो पॉपुलर और मोस्ट कॉमन चैलेंजेस हैं वो हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि असल में ई कॉमर्स की जो बिज़नेस की इंडस्ट्री है वो उसका लेवल क्या है, ठीक है। इसका एक अलग ही लेवल है, इंशाल्लाह वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद कुछ मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस हैं जो लोगों के दिमाग में होते हैं और वो कुछ जो है ना सामने भी आ रहे होते हैं उनको हम देखेंगे, जैसे ई कॉमर्स बिज़नेस प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है, ठीक है। इस ई कॉमर्स हलाल है ये नहीं है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा एक और सवाल होता है कि हम ई कॉमर्स असल में स्टार्ट कैसे करें। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बता दी ई कॉमर्स ये है, ई कॉमर्स वो है, लेकिन अब ये भी बताओ कि ई कॉमर्स असल में हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट सवालात के जो है ना हम इस वीडियो में जवाबात देंगे। तो इंशाल्लाह इन शॉर्ट ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपके लिए फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। तो इसलिए इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। 10 मिनट 20 मिनट जितने मिनट की भी ये वीडियो है आप उसको डिटेल में देख लें ताकि आपको इस ई कॉमर्स बिजनेस और इन सब झमेलों का समझ में आ सके। तो अपने इस वीडियो को स्टार्ट कर, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ठीक है। इसे जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं।
इंशाल्लाह हम उसका जवाब जल्द से जल्द देंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स असल में होता क्या है, ठीक है। तो ई कॉमर्स से मुराद, अगर हम पहले लफ्ज़ के ऊपर आएँ तो इसका जो पहला ई है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से मुराद, कॉमर्स अगर आपको ट्रांसलेशन में बताएं तो कॉमर्स तिजारत है, लेन देन है, ठीक है। कोई भी चीज़ का आप जो है ना कोई ख़रीद रहे हैं, कोई चीज़ें बेच रहे हैं, वो कॉमर्स है, ठीक है। जो कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हो उसे ई कॉमर्स कहते हैं। तो ये चीज़ अच्छे से समझ लें कि ई से जो पहला ई है उसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। अच्छा, अब और आसान लफ्ज़ों में हम बताता हूँ और डिटेल में साथ में आपको बताता हूँ कि कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहा हो, वो चाहे प्रोडक्ट फिजिकल हो या फिर डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिर कोई सर्विस दे रहा हो, ठीक है, और उस प्रोडक्ट या सर्विस की वो ट्रांजैक्शन जो है ना इलेक्ट्रॉनिकली कर रहा है, चाहे वो ख़रीद रहा है या चाहे बेच रहा है, अगर उसकी ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है तो वो ई कॉमर्स के ज़िम्मे में आता है। और इसकी बहुत बड़ी बड़ी मिसालें आप लोगों के सामने मौजूद हैं, ठीक है। अगर हम फिज़िकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो भी चीज़ आप ख़रीद रहे हैं, चाहे वो फैशन ब्रांड्स की हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स की हो, कोई भी चीज़ है जिसका कोई भी फिज़िकल वजूद है, जैसे आप उसको मिसाल के तौर पर छू सकते हैं किसी को, तो सारे फिज़िकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर वो बेच रहा है, वो ऑनलाइन यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली बेच रहा है, उसकी ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, ठीक है, तो वो सब ई कॉमर्स के ज़िम्मे में आता है, ठीक है। और अगर वो फिज़िकल नहीं है, बेशक वो प्रोडक्ट जो है ना डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, PDF फाइल बेच रहे हैं या फिर जो है ना कोर्सेज़ हैं, ठीक है, ये किसी और तरह की चीज़ है, लेकिन अगर उसका लेन देन और इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, इंटरनेट के ज़रिए हो रहा है, तो सब ई कॉमर्स के ज़िम्मे में आते हैं। इसी तरह सर्विसेज, अगर आप फाइवर पे सर्विस दे रहे हैं, अपवर्क पे दे रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, फेसबुक के ज़रिए सर्विस दे रहे हैं, आपकी ट्रांजैक्शन जो है ना ऑनलाइन आ रही है आपके पास, ठीक है, या बेशक कैश आ रही है, लेकिन जो आपकी जो मेन लेन देन है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, तो वो सब ई कॉमर्स के ज़िम्मे में आता है, ठीक है। बीच चाहे वो आप बेच रहे हो या चाहे वो ख़रीद रहे हो, इस चीज़ को आप अच्छे से क्लियर कर लें। उसके बाद हम आते हैं ई कॉमर्स की हिस्ट्री की तरफ, ठीक है। ई कॉमर्स का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही मज़ेदार है। तो सबसे पहली चीज़, अगस्त 11 1994 में सबसे पहली ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन हुई थी, ठीक है। देखें, इससे पहले कुछ जो है ना कंपनीज़ ने मुख्तलिफ़ चीज़ें लॉन्च कर दी थी, लेकिन जो सबसे पहली ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन हुई वो अगस्त 11 1994 में हुई, और वो जो चीज़ ख़रीदी गई वो थी CD, ठीक है। ये एक वेबसाइट netmarket.com के ऊपर सबसे पहले एक CD ख़रीदी गई थी कुछ दोस्तों की तरफ से, ठीक है, और वो हिस्ट्री की सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन थी, ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन थी, ठीक है। ये आपको इस वक्त स्क्रीन पर उसका लोगो भी नज़र आ रहा है। मैंने जानबूझ के यहाँ पर इसको लोगो को शो करवाया ताकि अगर आप जाके खुद चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये वेबसाइट अब शायद सही से मौजूद, अपनी पुरानी हालत में मौजूद नहीं है, लेकिन सबसे पहली ट्रांजैक्शन इस वेबसाइट के पास हुई थी, वो भी CD सेल हुई थी ई कॉमर्स के ज़रिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हुई थी। उसके बाद हम आ जाते हैं हाउ डज़ ई कॉमर्स वर्क, कि ई कॉमर्स असल में काम किस तरह से करता है। मैं अभी थोड़ी सी डिटेल आपको स्टार्ट में बता के आया हूँ, लेकिन अब हम डिटेल में बात करेंगे कि असल में काम कैसे करता है। पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में काम करता है और इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में काम कर रहा होता है, ठीक है। उसकी हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि असल में ये काम कैसे कर रहा होता है, ठीक है। देखिए, ई कॉमर्स के लिए, बिज़नेस को करने के लिए आपको ना कोई ई कॉमर्स का चैनल हो, कोई ना कोई, ठीक है, जो आपको और आपके कस्टमर्स को कनेक्ट कर रहा हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कोई वेबसाइट हो या सोशल मीडिया का कोई पेज हो, कुछ भी हो जो आपके और आपके कस्टमर को कनेक्ट करे, ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को ढूंढ सके और उसे परचेज़ कर सके, ठीक है। और ये जो काम हो रहा होता है ये पेमेंट प्रोसेसर्स की मदद से हो रहा होता है, जो कुछ जो है ना मोस्ट कॉमन है, जैसे पेपाल है, स्ट्राइप है, डेबिट कार्ड के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। पाकिस्तान के अंदर जैज़ कैश, इजी पैसे के ज़रिए ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई पेमेंट प्रोसेसर भी उसके साथ कनेक्ट होता है। सिंपल वर्ड में, कोई ई कॉमर्स का चैनल हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो जो आपको और आपके कस्टमर को कनेक्ट कर रहा हो, और जो ट्रांजैक्शन दरमियान में हो रही हो वो पेमेंट प्रोसेसर के ज़रिए हो रही हो, तो वो ई कॉमर्स का ही किस्म मानी
जाएगी। ठीक है, चलिए और एग्जांपल के साथ हम डिटेल में इस चीज़ को सीखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स किस तरह से काम करता है, जैसे मैंने कहा ये थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में काम कर रहा होता है। तो देखें, मिसाल के तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है उसकी एग्जांपल के तौर पर मैंने दराज और फेसबुक का आपको आइकॉन दिखाया है कि चाहे आपका कस्टमर दराज के ज़रिए आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है या फिर फेसबुक के ज़रिए परचेज़ कर रहा है, तो उसका प्रोसेस इस अंदाज में होगा कि कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को दराज या फेसबुक या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के ज़रिए ढूंढा। ठीक है, उससे अब मिल गई। अब उसने क्या किया कि जो है ना ऑर्डर प्लेस किया और जो सेलर है जो बेच रहा है, ठीक है, उसको वो ऑर्डर रिसीव होगा। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल है। ठीक है, अब जो सेलर है वो क्या करेगा, वो सेलर उस प्रोडक्ट को शिप करेगा कस्टमर की तरफ। ठीक है, जब वो कस्टमर की तरफ शिप करेगा, ठीक है, तो वो कस्टमर को शिपिंग कैरियर के ज़रिए जैसे TCS या कोई भी दूसरा कैरियर है पाकिस्तान के अंदर, उसके ज़रिए वो प्रोडक्ट कस्टमर को रिसीव होगी। ठीक है, जब वो कस्टमर को रिसीव होगी तो फिर कस्टमर जो है ना कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए पे करेगा, जो कि जो हमारा शिपिंग कैरियर होगा, पार्टनर होगा, जो TCS वाले हों या फिर लिपर्ड वाले हों, कोई भी हो, वो उस पेमेंट को वसूल करेंगे। ठीक है, और बाद में वो पेमेंट जो है ना सेलर को दे देंगे। ठीक है, तो ये है पाकिस्तान का एक सिंपल सा तरीका। लेकिन अगर वो जो सेल है वो दराज के ज़रिए हो रही है तो फिर ये जो पार्टनर है, कैरियर पार्टनर, वो दराज को पे करेगा। ठीक है, दराज अपना कमीशन लेने के बाद सेलर को पे करेगा। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है जो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, जो कि पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स का हो रहा होता है। इसके अलावा भी हो रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही कम तादाद में इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ही कम तादाद के अंदर हो रहा होता है। और वो क्या है, वो है इंटरनेशनल जो ई कॉमर्स का एक तरीका कार है। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर अमेज़ोन और फेसबुक दोनों को ही यूज़ किया है। ठीक है, और इसकी मोस्ट कॉमन US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और वो काफ़ी ज़्यादा जो यूरोपियन कंट्रीज़ है डिफरेंट, उनके अंदर भी ये तरीका चल रहा होता है नॉर्मली, जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि कस्टमर ने अमेज़ोन या फेसबुक या किसी वेबसाइट के ज़रिए, उसकी पर्सनल वेबसाइट के ज़रिए उसने बाय किया प्रोडक्ट। ठीक है, वो कस्टमर जो है ना पहले पे करेगा, जो है कस्टमर अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेपाल या किसी भी तरीके के ज़रिए पे करेगा। कस्टमर पे करेगा पहले। ठीक है, सेलर को रिसीव होएगा ऑर्डर, उसको समझो पेमेंट भी पता चल गया कि हाँ पेमेंट पहले पे की जा चुकी है। ठीक है, उसे चाहे नहीं मिली, अगर वो अमेज़ोन के ज़रिए उसने खरीद लिया है तो उसे नहीं मिली, लेकिन उसने पहले पेमेंट वसूल कर ली। ठीक है, उसके बाद वो जो सेलर है वो प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करेगा और जो कस्टमर है वो किसी न किसी किस्म की शिपिंग कैरियर के ज़रिए उसको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है पाकिस्तान से बाहर। ठीक है, ये पाकिस्तान में भी हो रहा होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो ये काम कर रहे होते हैं कि वो एडवांस पे कर देते हैं जैज़ कैश के ज़रिए, इजी पैसे के ज़रिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। ठीक है, तो ये भी हो रहा होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम तादाद में। तो ये एक एग्जांपल थी जो कि मैंने आपको बताया कि हम असल में जो पाकिस्तान में या इंटरनेशनली ओवरऑल जो ई कॉमर्स है वो काम किस अंदाज में कर रहा है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स के, ई कॉमर्स के जो डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं वो हैं क्या। ठीक है, उसमें जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर बिजनेस मॉडल्स हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले B2C। ठीक है, B2C से मुराद है बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, एक बिजनेस है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे भी बता रहा हूँ कि एक बिजनेस कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है ना डायरेक्टली इंडिविजुअल कंज्यूमर को सेल कर रहा है। कंज्यूमर से मुराद जो कि उस प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस अगर डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहा है, ठीक है, तो वो बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल माना जाएगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो कोई भी पर्सन अगर शूज़ खरीदता है किसी ऑनलाइन रिटेलर के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, ठीक है, तो वो जो है ना बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल के अंदर आता है। ठीक है, बेशक वो शूज़ हो या कोई भी चीज़ हो, उसने ऑनलाइन खरीदी और वो उस कंज्यूमर तक डायरेक्टली, यानी कि उस तक वो प्रोडक्ट जो है ना पहुंच गया, तो वो बिज़नेस ने डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल किया। दरमियान में कोई मिडल पार्टी नहीं है, कोई शॉप वाला नहीं है। ठीक है, कोई होलसेलर नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्टली वहाँ से बिज़नेस हमारे तक आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो है बिज़नेस टू बिज़नेस। ठीक है, B2B।
अब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें बिजनेस जो है ना, एक बिजनेस अपनी सेल्स यानी कि गुड्स या सर्विसेज, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है ना दूसरे बिजनेस को सेल कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंज्यूमर को नहीं सेल कर रहा, वो दूसरे बिजनेसेस को सेल कर रहा है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ले लें कि कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है अपने प्रोडक्ट का, वो किसी होलसेलर को दे रहा है, ठीक है, या फिर होलसेलर किसी रिटेलर को प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। ये जो है पार्टीज हैं ये एग्जैक्टली कंज्यूमर नहीं है, इन्होंने आगे कंज्यूमर को सेल करना है। वो जो है दरमियान में बिजनेस से, एक मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, और वो अपने पास रख रहे हैं, उसके बाद वो आगे जा रहा है। यानी कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने फिर कंज्यूमर को बेचा। तो जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है दरमियान में वो बिजनेस टू बिजनेस हो रही होती है, ठीक है। इसलिए इसे B2B बिजनेस मॉडल कहते हैं, ठीक है। इसकी जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वो अलीबाबा ग्रुप है इस वक्त, जो कि B2B मार्केट प्लेस है, ठीक है। लेकिन उसमें अब डायरेक्टली कंज्यूमर के ज़रिए भी ख़रीदा जा सकता है, कंज्यूमर भी खरीद सकता है, लेकिन मोस्टली वहाँ B2B बिजनेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट बिजनेस मॉडल है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। यानी कि एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पर देखें एक इंडिविजुअल है, वो यानी कि उसने प्रोडक्ट बनाया नहीं है, ठीक है, और जो है ना दूसरा भी इंडिविजुअल है, वो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि कोई भी पर्सन जो है ना एक सोफ़ा जो है ना बेच रहा होता है और दूसरा उसे ख़रीद लेता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर OLX है, ठीक है, वहाँ पर कोई एक पर्सन अपनी जो है ना एक चीज़ बेच रहा है और दूसरा जो है ना उसे खरीद रहा है, वो भी कंज्यूमर है, ठीक है, उसने भी उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, इस्तेमाल किया, और वो दूसरा भी जो भी खरीद रहा है वो भी कंज्यूमर है, ठीक है। तो ये है C2C बिजनेस मॉडल, और ये सब ई-कॉमर्स की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और चीज़ जो है ना मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो मार्केट प्लेसेस जो कि असल में जहाँ पर ये लेन देन कर रहे हैं कंज्यूमर, वो किसी न किसी बिजनेस ने बनाई हुई होती है, ठीक है। OLX किसी बिजनेस ने बनाया हुआ है, अब वो सहूलत दे रहा है कंज्यूमर टू कंज्यूमर आपस में चीज़ें सेल करने की। इसकी वाज़ेह एग्जांपल OLX थी, इसलिए मैंने आपको आसान ताकि आपको समझ में आ सके, इसलिए मैंने डायरेक्टली OLX के ही एग्जाम्पल आपको दी है। उसके बाद नेक्स्ट बिजनेस मॉडल है कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B बिजनेस मॉडल। इसमें क्या हो रहा होता है कि एक इंडिविजुअल अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज बिजनेसेस को या ऑर्गेनाइजेशंस को सेल कर रहा होता है। इसकी वाज़ेह एग्जांपल फाइवर, अपवर्क जैसी मार्केट प्लेसेस हैं, जहाँ पर एक जो फ्रीलांसर है, इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, कंज्यूमर है असल में, वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को किसी डिफरेंट बिजनेसेस के ज़रिए बिजनेसेस को सेल कर रहा होता है, ठीक है। और ये इसकी वाज़ेह एग्जांपल मैंने जिसका फाइवर, अपवर्क है, तो उसकी अगर आप लोगों को फाइवर, अपवर्क का पता है तो फिर आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं पता तो ये एक ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पर कोई पर्सन फ्रीलांसर आके अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज, वैसे इसमें सर्विसेज ज़्यादा होती हैं, तो सर्विसेज देता है, ठीक है। वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो डिजिटल मार्केटर है, वो वीडियो एडिटर है, कुछ भी है, वो अपनी सर्विस देता है। और दूसरे जो बिजनेसेस होते हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं वैसे, ठीक है, वो उनकी सर्विसेज को खरीदते हैं ताकि वो उनका काम करके दे सके, ठीक है। तो ये जो है बिजनेस मॉडल है, ये कंज्यूमर टू बिजनेस है, और ये भी ई-कॉमर्स की कैटेगरी के अंदर ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है, इसे D2C भी कहते हैं और DTC भी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर ये बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है बिजनेस मॉडल है, जो इस वक्त काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। और वो क्या है कि इसके अंदर जो समझो ब्रांड्स होते हैं, जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स हैं समझ लें, वो अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे होते हैं, ठीक है। उसमें से जो दरमियान में रिटेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है, कोई भी नहीं होता, उन सबको वो कट कर देते हैं, डायरेक्टली अपनी बिजनेसेस, अपनी जो सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर को डायरेक्टली बेच रहे होते हैं, इसलिए इसे डायरेक्ट टू कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है, D2C कहते हैं। तो इसकी जो वाज़ेह एग्जांपल है वो नेटफ्लिक्स है इस वक्त, ठीक है, कि उसने दरमियान में कोई केबल कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप जो वही बिज़नेस है वो प्रोडक्ट्स या वीडियोज़ या मूवीज़ सब कुछ कर रहा है और डायरेक्टली कंज्यूमर को वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसकी बहुत सारी और भी एग्जांपल हैं, और बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो इसकी वाज़ेह एग्जांपल हैं कि उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइटें बना ली, वही मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, और डायरेक्टली कोई भी कस्टमर आके उससे ख़रीदते हैं और डायरेक्टली कस्टमर को बेच देते हैं। ये B2C भी है, लेकिन ये जो एग्जैक्टली दिखाया जाता है वो होता है कि ये मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट आ रहा है कस्टमर की तरफ, कंज्यूमर की तरफ, ठीक है, इसलिए इसे डायरेक्ट टू कंज्यूमर भी कहते हैं, वैसे B2C भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसकी वाज़ेह एग्जांपल नेटफ्लिक्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं,
पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो D2C की कैटेगरी में आते हैं, जो पाकिस्तानी बड़े ब्रांड्स हैं उनको आप इसके जहन में सोच लें। जो भी आपका बड़ा ब्रांड है अगर वो ऑनलाइन बेच रहा है डायरेक्टली कंज्यूमर को तो वो D2C की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। उसके बाद इसकी और भी एग्जांपल हैं जैसे B2G, ठीक है, बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि कोई भी बिजनेसेस अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट को दे रहा है, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट को, तो वो B2C की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद G2B की कैटेगरी में अगर गवर्नमेंट अपनी जो है ना प्रोडक्ट या सर्विसेज कुछ बेच रहा है बिजनेस को तो वो G2B की कैटेगरी में आता है। इसी तरह C2G की कैटेगरी भी होती है जो कि कंज्यूमर जो है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज गवर्नमेंट्स को सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतने ज़्यादा जो है ना पॉपुलर नहीं है, बहुत कम इस्तेमाल होती है और हर पर्सन ऐसी बात है इस चीज़ को नहीं कर रहा होता और हर बिजनेसेस भी डायरेक्टली गवर्नमेंट को सेल नहीं कर रहा होता। जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो पहली हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। इसके अलावा भी और भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक टर्म्स हैं जो कोई भी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ वेबसाइट्स और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स की डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है जो कि तकरीबन सभी मानते हैं वो मैंने आपको स्टार्ट में बताई है। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू मॉडल्स फॉर ई कामर्स। तो अब हम बात करते हैं कि असल में ये जो ई कामर्स की हम इतनी देर से बातों में लगे हुए हैं ये असल में पैसे कैसे कमाते हैं, ये कौन सी रॉकेट साइंस को यूज़ करता है जिससे एक बहुत बड़ी तादाद में ई कामर्स के जो बिजनेसेस हैं वो पैसे कमा रहे होते हैं। अब वही हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला रेवेन्यू मॉडल और मोस्ट कॉमन और मोस्ट यूज मॉडल है सेल्स मॉडल, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा होता है, जैसे अभी मैं बताता हुआ आ रहा हूँ आपको, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज डायरेक्टली कस्टमर्स को बेची जा रही हैं, ट्रांजैक्शन हो रही है, वो है सेल्स मॉडल। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ई कॉमर्स के वेबसाइट्स हैं जहाँ पर कुछ बिक रहा होता है, ज़्यादातर फिजिकल प्रोडक्ट्स जो है ना सेल हो रहे होते हैं, वो इसी बिजनेस मॉडल को यूज़ कर रही होती है। और ज़्यादातर जो लोगों के जहन में एक ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है, कि ई कॉमर्स वही है जिसमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली, और उससे जो पैसा आ रहा है वही सेल्स मॉडल लोगों के जहन में होता है। लेकिन इसके अलावा भी होते हैं जो हम आगे जाके देखने वाले हैं। ये मोस्ट कॉमन है कि आप कोई प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विसेज हो, ठीक है, वो अपनी वेबसाइट के ज़रिए, ई चैनल के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के ज़रिए लिस्ट करते हैं और कस्टमर्स उनको ढूंढते हैं, उन तक पहुंचते हैं और बाय करते हैं। ये सेल्स मॉडल है। उसके ज़रिए जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारा सेल्स मॉडल के अंडर आता है, ठीक है। इस सेल्स मॉडल के बाद जो दूसरा सेल्स मॉडल है वो है सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल आप ये चीज़ समझ लें, ये ज़्यादातर DTC ब्रांड जो है ना यूज़ कर रहे हैं आजकल, ठीक है। DTC अभी हम बात करके हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, मंथली बेसिस पर या 3 मंथ्स बेसिस पर, 6 मंथ बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर जो है ना वो एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। फिक्स भी हो सकती है वैसे वो अमाउंट और वेरिएबल भी हो सकती है, वो सब्सक्रिप्शन मॉडल में आता है। इसके वाज़े जो एग्जांपल है वो नेटफ्लिक्स, जैसा भी हमने बता के गया, DTC ब्रांड है जो मंथली बेसिस पर एक अमाउंट चार्ज करता है जो भी कंज्यूमर उसका यूज़ करना चाहते हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तानी अगर देखे जाएँ तो PTCL और इसके अलावा भी बहुत सारी, आपको खुद को भी आसपास देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड मिल जाएंगे जो कि आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपसे पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। Zong की कोई जो है ना ऑफ़र है या यानी कि पैकेज है या जायज़ की सिम का पैकेज है, कुछ भी है जो मंथली बेसिस पे कर रहा है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंडर जो है ना रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेट करने का एक मॉडल है ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल है वो है एडवर्टाइजिंग मॉडल, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो है ना लोगों को इस चीज़ को नहीं सोचते कि ये भी असल में ई कॉमर्स की कैटेगरी है। ये क्या होता है, अगर आप ब्लॉग को देखें कि वहाँ पर वो गूगल एडसेंस के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए अपनी जो ट्रैफिक है उसको वो मोनेटाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पर वो ऐड शो करवा के अब पैसे जो है ना जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो प्रमोटेड कंटेंट का मॉडल है या फिर जो एडवर्टाइजिंग दिखाने का जो मॉडल है, ये भी ई कॉमर्स के ही बिजनेस के एक मॉडल है, ठीक है। जो ब्लॉग है वो भी ई कॉमर्स की कैटेगरी में आता है। वहाँ पर जो ट्रैफिक आ रही होती है वो डायरेक्टली ट्रैफिक को नहीं बेच रहा, वो वहाँ पर उस ट्रैफिक को ऐड दिखा के पैसे अर्न कर रहा है, ठीक है। ये एडवर्टाइजिंग बिजनेस मॉडल है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा बिजनेस मॉडल है वो है एफिलिएट मॉडल। एफिलिएट मॉडल क्या होता है कि इसके अंदर भी सेम वही होता है कि आप कोई ना कोई क्रिएटर होते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आपका ब्लॉग है या आपका फेसबुक सोशल मीडिया का चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, टिकटॉकर हैं आप, फॉलोअर्स हैं आपके, ठीक है। यानी कि आपके पास एक ऑडियंस है बड़ी जिसको आप मोनेटाइज कर रहे हैं एफिलिएट मॉडल के जरिए। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी ब्रांड के, बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज को
प्रमोट करते हैं और एक स्पेसिफिक लिंक आप अपने कस्टमर्स को दे देते हैं, यानी कि अपने जो फॉलोअर्स हैं या आपके जो ट्रैफिक है उसको प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई भी पर्सन उस लिंक के ज़रिए जाके बाय करता है उस बिज़नेस के प्रोडक्ट को तो आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। वो जो कमीशन होता है वो आपका एक रेवेन्यू मॉडल होता है जिससे आपको पैसे जनरेट हो रहे होते हैं। और 31% यूएस पब्लिशर्स जो हैं वो कहते हैं कि उनको बहुत बड़ा जो अर्निंग का रिसोर्स है वो एफिलिएट मॉडल है। 31% पब्लिशर्स यानी कि जो ब्लॉग्स हैं, ठीक है, बड़े ब्लॉग्स हैं, छोटे ब्लॉग्स हैं, ये एक एवरेज बताई गई है 30% यूएस के अंदर खाली, ठीक है। जो यूएस के सिर्फ एफिलिएट मॉडल से, एडवर्टाइजिंग मॉडल से जो कमाते हैं, स्पॉन्सरशिप्स के जरिए कमाते हैं, वो अलग अलग मॉडल हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है ये एफिलिएट से बहुत बड़ी अमाउंट अर्न की जाती है, ठीक है, और एडवर्टाइजिंग मॉडल के ज़रिए भी अर्न की जाती है। उसके बाद ट्रांजैक्शन फ़ी मॉडल, ये जो ट्रांजैक्शन फ़ी मॉडल है ये बहुत ही बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है कि ये क्या करते हैं, ये ई कॉमर्स कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, ये इन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिए, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए जो है ना बिजनेसेस अपने आके शॉप बनाएंगे और कंज्यूमर आके वो प्रोडक्ट बाय करेगा या सर्विस बाय करेगा, दरमियान में ये बीच का बचौला बन के कमीशन लेते हैं, ठीक है। इसकी वाज़ेह एग्जांपल जो है वो अमेज़ॉन है, दराज है, ईबे है, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारी हैं, अपवर्क है, फाइवर है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं कि ये बिज़नेस को और कंज्यूमर को एक बस प्लेटफॉर्म जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके ज़रिए वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहा है, और जो बेच रहा है उससे भी कमीशन ले रहे हैं और जो ख़रीद रहा है उससे भी कमीशन ले रहे हैं। और वो कमीशन जो है वो है ट्रांजैक्शन फ़ी मॉडल, और इन्हीं की वजह से वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ एक बहुत ही सॉलिड अमाउंट रेवेन्यू जो है ना जनरेट कर रही होती हैं ट्रांजैक्शन फ़ी मॉडल के ज़रिए। और ये भी ई कॉमर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, सॉरी रेवेन्यू मॉडल है। अब हम देखने वाले हैं प्रोज ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, वो हम इसमें डिटेल में देखने वाले हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं और आपको क्यों ई कॉमर्स करनी चाहिए, उसका जवाब आपको अभी इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, इंक्रीज्ड रीच एंड एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। ई कॉमर्स में जब आप इंटर होते हैं ना, आपको एक बहुत बड़ी ऑडियंस साइज़ मिल जाता है। एक आपको जो ऑडियंस साइज़ है वो इंस्टेंटली इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप देखें कि आप एक स्पेसिफिक ज़ाहिर सी बात है सिटी में रहते हैं या किसी भी जगह में रहते हैं, तो आपने एक शॉप ली तो आप एक स्पेसिफिक एरिया को ही अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज बेच रहे होते हैं, ठीक है। आपकी शॉप की जितना भी साइज़ है, मिसाल बेसिक वो 100 स्क्वायर फीट की हो या जितनी भी बड़ी शॉप है, एक लिमिटेड साइज़ है आपकी शॉप का, ठीक है। उसमें एक वक्त में जितने कस्टमर आ सकते हैं आप उतने ही कस्टमर को अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट जो है ना बेच सकते हैं, ठीक है। ये एक लिमिटेशन है एक फिज़िकल प्रोडक्ट या शॉप की, ठीक है। लेकिन जब आप उसे ऑनलाइन करते हैं तो आप पूरे पाकिस्तान में बेच सकते हैं, फिर पूरे पाकिस्तान में नहीं, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर आप एक मिसाल के तौर पर कराची से हैं तो हो सकता है कि आपकी शॉप आप पूरे 3 करोड़ कराची के लोगों को बेच रहे हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट है तो आप एक ही दफ़ा से जो है ना मुकम्मल पाकिस्तान के अंदर यानी कि 22 करोड़ आवाम को टारगेट कर सकते हो, और बाद में जब आप इंक्रीज़ करते हैं तो आप वर्ल्ड वाइड पूरे बिलियंस ऑफ लोगों को टारगेट कर सकते हो। अब इसका अंदाज़ा आप लगा लें कि अमेज़ॉन की जो मंथली ट्रैफिक है वो 200 मिलियन पर मंथली ट्रैफिक है, ठीक है, 200 मिलियन, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान की आबादी के बराबर उसकी हर महीने की ट्रैफिक है। तो इंस्टेंटली जो है ना ई कॉमर्स की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये सबसे बड़ा फ़ायदा है ई कॉमर्स बिज़नेस का। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है अ कन्वेनियंट वे फॉर कंज्यूमर्स टू शॉप। ये बहुत ही जो है ना आसान तरीका है किसी भी कंज्यूमर के लिए, किसी भी पर्सन के लिए कुछ भी बाय करने के लिए। इसकी एग्जांपल ले लें आसान अल्फाज में कि ये एक ऐसी शॉप होती है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चैनल बना लिया आपने, वेबसाइट है या सोशल मीडिया है, ये एक ऐसी शॉप है जो कि 24 आवर्स खुली रहेगी, 24 घंटे खुली होगी, ठीक है। पूरे हफ्ते वो ओपन रहेगी, ठीक है, पूरे साल ओपन रहेगी बगैर किसी छुट्टी के। तो कस्टमर जो कंज्यूमर है वो किसी वक्त भी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को आके बाय कर सकता है। उसके लिए लाजमी नहीं है कि आप बैठे रहें, ठीक है, वो जिस वक्त चाहे आए, बाय करे, चला जाए, ठीक है। एक बंदा आए, 1000 बंदे आए, लाख बंदे आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईजिली वो परचेज़ करके जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि वो प्रोडक्ट आपके पास उतनी क्वांटिटी में होना भी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि क्वांटिटी का क्या है, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट भी होना चाहिए। जितने भी है वो इजीली आ सकते हैं, जा सकते हैं, किसी भी टाइम आए, कोई मसला नहीं है, किसी डिवाइस से भी आए कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान के किसी कोने में से भी आए
वो जो शॉप इलेक्ट्रॉनिक चैनल है वो आपको ये सहूलत देता है कि आप 24/7 बेच सकें अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज को, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़े फ़ायदे हैं ई कॉमर्स के जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला फ़ायदा है लोअर स्टार्टअप एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये एक समझो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। किसी भी एक लो बजट पर्सन, जो भी पर्सन का बजट इतना नहीं है, वो भी ई कॉमर्स को स्टार्ट कर सकता है। इसकी वजह क्या है कि देखिए, अगर आप एग्जांपल लेते हैं लोकल बिजनेस की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपने मिसाल के तौर पर शूज़ की शॉप खोलनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़ाहिर सी बात है मार्केट के अंदर जाना होगा। मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं शॉप जो है ना, या तो बाय करनी पड़ेगी या तो रेंट पे लेनी पड़ेगी, ठीक है। रेंट पे भी लेंगे तो फिर आपको उसको शॉप को डेकोरेट करना पड़ेगा, ठीक है, और खर्चे होंगे। उसके बाद आप अपनी इन्वेंट्री बाय करेंगे, यानी कि शूज़ जो हैं वो बाय करेंगे, वो स्टॉक करेंगे, फिर कस्टमर जो है ना आके परचेज़ कर सकता है। ये एक लंबा प्रोसेस है और कॉस्टली प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को ऑनलाइन लेके आएँ तो आपको जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो चंद पैसों में बन जाती है, ठीक है। शॉपिफाई की एग्जांपल लें तो $1 पर मंथ के अंदर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। $1 पर मंथ, 3 महीने, पहले 3 महीने आपको सिर्फ $3 भरने, यानी कि $1000 में आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है। ये भी शर्त है। वैसे मेरा कोर्स शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट का मुकम्मल फ्री यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा है, नया सीखो वेबसाइट पे भी पड़ा है, ठीक है। आप उससे अपनी खुद वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल फ्री कोर्स है, वहाँ से सीख के अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। यानी कि बहुत ही लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, आप बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए बहुत ही कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो है ना ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल ऐसे भी हैं जिनके ज़रिए आप जो है ना इन्वेंट्री बाय करे बगैर भी अपने ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड। अच्छा, वैसे इनके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो आने वाली है। तो ये ऐसे मॉडल हैं जिसमें आपको इन्वेंट्री भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक वेबसाइट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल बनाएं और वहाँ पर किसी दूसरे पर्सन की प्रोडक्ट को लगा दें। जब कस्टमर परचेज़ करे तो फिर आप वो उस पर्सन से बाय करके कस्टमर को भेज दें और दरमियान में पैसे जो है ना बना लें, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान कर देता है ई कॉमर्स स्टार्टअप कोस्ट को। अगर कोई पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहुत ही ज़्यादा आसानी पैदा कर देता है। नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन एंड डेटा। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जो फिज़िकल शॉप्स हैं या फिज़िकल जो भी आप समझ लें हैं, उनके पास नहीं होता, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है कि इसके अंदर डाटा आपको बहुत मिलता है। आपके जो ई कॉमर्स चैनल होता है वो आपको डाटा देता है कि आपका कौन सा कस्टमर है, किस जगह से आ रहा है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ठीक है, उसके जो है ना एज की ग्रुप क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाती हैं, ठीक है, ऑनलाइन चैनल के ज़रिए, ई चैनल के ज़रिए। और आप हर कस्टमर को उसकी जो खासियत है उसके लिहाज से पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। जो बड़े ब्रांड्स हैं वो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं कस्टमर को, ताकि उनकी जो सेल है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। अब आप इसको एग्जांपल लें लोकल बिजनेस की, कि अगर कोई पर्सन आपके पास आके बाय करने के लिए आया है कोई चीज़ और आप उससे कहें ज़रा अपना नाम बता दें, अपना ईमेल दे दें, अपना नंबर दे दें, तो वो कहेगा भाई तो पागल हो गया है, मैं चीज़ खरीदने के लिए आया हूँ या अपनी डिटेल जो देने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें फ़िज़िकल में इस वक्त तक पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो गई है, ठीक है। लेकिन यही सहूलतें, और हम अब जो कस्टमर है उसको रीटारगेट नहीं कर सकते। अब वो कस्टमर आया खरीद के चला गया, अब हम उसको घर जाके उसको हम ऐड नहीं दिखा सकते, ये देखो यार हमारा नया प्रोडक्ट आ गया है। लेकिन ये चीज़ जो ई कॉमर्स है उसके अंदर बहुत ही आसान है कि आप उसको दोबारा से टारगेट कर सकते हैं, 1000 बार करें, उसको बार बार आपकी ब्रांड की चीज़ें नज़र आ रही होंगी। और ये आपके साथ भी होता है कि आप अगर कोई चीज़ सर्च करके आए हैं तो आपको फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह पर उससे लिहाज की ऐड दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये डाटा है, पर्सनलाइजेशन है, जो कि हमें ई कॉमर्स प्रोवाइड करता है ये सहूलत। और यानी कि ये एक एडवांटेज है हमारे लिए, जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज़। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा होता है, सब कुछ आपका बिजनेस जो है इलेक्ट्रॉनिकल है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, जो नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, नई चीज़ें आती हैं, आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी सेल को इंक्रीज़ कर देती हैं, आपके रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर देती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एआई आया हुआ है, हम उसको एआई को अपने बिज़नेस के साथ अटैच कर सकते हैं, जिससे हम और ज़्यादा सेल में हमें हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी जो टेक्नोलॉजीज़ आती हैं इमर्जिंग, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं ई कॉमर्स के लिए, ठीक है। और वहीं पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो लोकल बिजनेसेस को भी फ़ायदा दे रही हों।
तो देरी होती है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसको भी फ़ायदा हो रहा होता है, ये चीज़ नहीं है। लेकिन ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है ई कॉमर्स की बिज़नेस अगर कोई कर रहा है तो ये बहुत से फ़ायदे हैं। ये मैंने सिर्फ चंद फ़ायदे आपको अभी तक बताएं ताकि आपको समझ में आ सके असल में ई कॉमर्स बिज़नेस में कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है। कॉन्स ऑफ ई कॉमर्स के नुकसानात क्या हैं, ठीक है, या उसके चैलेंजेस क्या हैं जिनका सामना ई कॉमर्स बिजनेसेस को करना पड़ रहा है। ये मोस्ट कॉमन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला है सिक्योरिटी कंसर्न्स इन ई कॉमर्स। देखिए ये सबसे बड़ा इशू है कि जब आप, जैसे हम पहले बात करके गए कि बहुत बड़ी ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, उसका डाटा आ रहा है, नाम है, ईमेल है, नंबर है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एड्रेस वगैरह है, ठीक है। तो ये जो डाटा आ रहा है और ट्रांजेक्शन हो रही है, मिसाल के तौर पर डेबिट कार्ड के जरिए, क्रेडिट कार्ड के जरिए, वो जो डिटेल्स हैं ये सब जो है ना कहीं हमारी ई वेबसाइट के ऊपर, ई चैनल के ऊपर स्टोर होता है। तो अब उस डाटा को प्रोटेक्ट भी करना है हमने, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे कस्टमर का जो डाटा है वो प्रोटेक्ट रहे। ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि अक्सर डाटा जो है ना लीक हो जाता है या हैक हो जाती है वेबसाइटें। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज है ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए खास तौर पे हो जाता है जो ध्यान नहीं देते। लेकिन थोड़ी बहुत ही चीज़ें करने से आप काफ़ी हद तक जो है ना अपने वेबसाइट को स्टोर कर, जो है ना सिक्योर कर लेते हैं। जैसे SSL सर्टिफिकेट के ज़रिए और डिफरेंट गेटवेज़ के ज़रिए वो मुख्तलिफ तरह की सिक्योरिटीज़ दे रहे होते हैं जो कि एक कंज्यूमर जो एज अ स्टार्टर है वो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी वजह से वो अप्लाई हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना सिक्योरिटी के मसले से बच जाते हैं। लेकिन फिर भी इस सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं वो बाकी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है जहाँ पर पोटेंशियल होता है वहाँ पर खतरात भी होते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है ना समझ लो डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी कंसर्न्स का ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के लिए, ठीक है। दूसरा है इंक्रीज कंपटीशन, कि देखें जितना ज़्यादा ये आसान है उतना ही ज़्यादा लोग जो है ना इसके अंदर स्पीड में आ रहे हैं। फिर बेशक वो ई कॉमर्स का बिज़नेस है, ड्रॉप शिपिंग है, प्रिंट ऑन डिमांड है, कुछ भी है, क्योंकि वो लो कॉस्ट है और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसलिए इसका जो कंपटीशन है वो भी इस वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होता जा रहा है। लेकिन ये इतनी बड़ी डिसएडवांटेज नहीं है। अगर कोई पर्सन स्मार्टली इसको हैंडल करे तो वो अपने कंपटीशन को ईजीली हरा देता है, ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी तादाद है जो ई कॉमर्स की तरफ आ रही है, इसलिए जो कंपटीशन है आपकी इंडस्ट्री के अंदर, आपकी नीश के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिल सकता है। उसके बाद आती है शिपिंग के चैलेंजेस, ठीक है, शिपिंग एंड डिलीवरी के। अब जब आप बिल्कुल स्टार्ट करते हैं ना तो चंद ऑर्डर आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, वो आप इजीली डिलीवर कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे बढ़ती है चीज़ें, ऑर्डर्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बढ़ते हैं, तो वो फुलफिलमेंट का जो मसाइल हैं वो हल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना, और यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक चैलेंज है कि कस्टमर जो है ना वो देख नहीं पाते, या फिर जो शिपिंग कैरियर वाले हैं प्रोडक्ट उनको दिया सही सलामत, लेकिन उन्होंने कस्टमर तक जो है ना तोड़ के पहुंचाया, उसको सही से जो है ना हैंडल नहीं किया और वो दरमियान में ही प्रोडक्ट टूट गया, जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब हुआ, उसने रिटर्न कर दिया। तो ये सारे मसले मसाइल मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, क्योंकि जो रिटर्न रेट होता है उसको, इन सब चीज़ों को, जो एक ब्रांड है जो ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहा है वो इन सब चीज़ों को हैंडल करता है और इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करता जाता है। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा जो कि सामना करना पड़ता है हर ई कॉमर्स के बिज़नेस को स्टार्ट के अंदर ख़ास तौर पर। उसके बाद आ जाती है टेक्नोलॉजी के ऊपर मुकम्मल रिलायंस होता है हमारा, ठीक है, कि हमारी वेबसाइट है तो टोटली हमारा सारा जो कुछ भी है वो वेबसाइट के ऊपर ही है, ठीक है। अगर हमारा सोशल मीडिया चैनल है तो वो सारा उसके ऊपर है। अगर फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया अकाउंट बैन हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो आपका जो बिज़नेस है वो ठप हो जाता है, ठीक है, या आपकी वेबसाइट किसी वजह से डाउन हो जाती है तो आपके जो बिजनेस है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुकम्मल हमारी ज़ाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलायंस हो रहा होता है, यानी कि दारोमदार सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है जिसको बड़े ब्रांड आहिस्ता आहिस्ता हल कर रहे होते हैं, ठीक है, कि वो एक अपनी वेबसाइट के ज़रिए भी और सोशल मीडिया के ज़रिए भी और जो है ना वो डायरेक्टली स्टोर्स बना के भी अपनी प्रोडक्ट्स जो है ना बेच रहे होते हैं, ताकि वो किसी एक मीडिया के ऊपर, एक मीडियम के ऊपर रिलायंस ना करें, ठीक है। लेकिन ये डिसएडवांटेज है जो स्टार्ट में फेस करना पड़ता है, जो कि वक्त के साथ पर्सन जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको हल कर लेता है। नेक्स्ट है नो एबिलिटी टू टेस्ट या ट्राई ऑन, ठीक है, यानी कि कंज्यूमर जो है जिसने प्रोडक्ट ख़रीदना है वो टेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के अलावा किसी भी कंट्री में हो, कि प्रोडक्ट को टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा, ख़ास तौर पे फिजिकल स्टोर्स में बहुत ही ज़्यादा आम है,
10 में से एक पर्सन अगर एक शूज़ बाय करने आया तो 10 या उससे ज़्यादा शूज़ पहले ट्राई करेगा, उसके बाद वो एक बाय करेगा या फिर नेक्स्ट किसी शॉप की तरह चला जाएगा, ठीक है। तो वो जो ट्राई करने की एबिलिटी है वो ई कॉमर्स में नहीं मिलती, लेकिन इसका हल कहीं ना कहीं आ रहा है, जो कि जो है ना वर्चुअल रियलिटी की तरह चीज़ें पूरी कर रहा होता है, ठीक है। तो उसका हल भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसकी जो कमी है वो मौजूद है, यानी कि ये खामी है जो ई कॉमर्स में मौजूद है, जो वक्त के साथ शायद सोल्व हो जाए। तो ये थे हमारे कुछ फ़ायदे और नुकसानात ई कॉमर्स के, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ई कॉमर्स, जो कि मैंने अभी डिटेल में आपको बताए हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं ई कॉमर्स के फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ। तो देखें, सबसे पहली चीज़ जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है उसमें बहुत ही हाई लेवल की ग्रोथ आई है अब तक चंद सालों के अंदर, और आगे भी इसकी जो ग्रोथ है आप खुद अंदाज़ लगा लें। 2020 में 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी ई कॉमर्स की, ठीक है, जो कि 7.3 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी 2025 तक, ठीक है। और 2023 में इस वक्त जो अंदाज़ा है वो 6.1 ट्रिलियन डॉलर का अंदाज़ा है, ठीक है। और उसके बाद जो चांसेस हैं वो हैं 7.3 ट्रिलियन डॉलर की नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर, ठीक है। सिंपल सीधा 1 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हो जाएगा, ठीक है, 1 ट्रिलियन डॉलर का। ये वर्ल्ड वाइड ई कॉमर्स इंडस्ट्री का कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और 2023 के अंदर जो स्मार्टफोन्स की टोटल विजिट्स थे वो 70% विजिट्स जो है ना वर्ल्ड वाइड स्मार्टफोन से आए थे सिर्फ, ठीक है। ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो एम कॉमर्स यानी कि मोबाइल कॉमर्स की सेल्स एक्सपेक्ट की गई 2023 के अंदर यूएसए के लिए, सिर्फ यूएसए के लिए, वो 43% थी जो मोबाइल से एक्सपेक्ट की जा रही है कि 2023 के अंदर मोबाइल के ज़रिए जो टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स यूएसए के अंदर होगी वो जो है ना 43% सेल का जो है ना उसमें शेयर होगा, ठीक है। 43% सिर्फ मोबाइल के ज़रिए। इसके अलावा भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, टैबलेट्स हैं या फिर लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, कुछ भी हैं, वो 43% सिर्फ मोबाइल से आएगी। ये एक्सपेक्टेशन है 2023 की यूएसए के लिए। उसके बाद पाकिस्तान का मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान जो है ना 46th लार्जेस्ट मार्केट है ई कॉमर्स की, ठीक है, जिसका जो प्रिडिक्टेड रेवेन्यू है 2023 के अंदर वो 5,601 मिलियन डॉलर का है, ठीक है। यानी पाकिस्तानी मार्केट जो है ना वो 5,601 मिलियन डॉलर की ई कॉमर्स मार्केट है, 46th लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, ठीक है। रोमानिया जैसी कंट्री को भी पीछे छोड़ दिया है, और पाकिस्तान की ये मैं आपको स्टेट बता रहा हूँ 2023 की, जो कि एक प्रेडिक्ट की गई है, यानी कि एक्सपेक्ट की जा रही है, जो कि इसकी होगी, इससे ज़्यादा या इससे कम हो सकती है, लेकिन ये भी कोई छोटा सा फिगर नहीं है। 5,601 मिलियन डॉलर ये एक बहुत बड़ा फिगर है पाकिस्तान की जैसी छोटी मार्केट के अंदर, जिसमें जो नंबर ऑफ़ इंटरनेट यूज़र्स हैं वो बहुत कम है, ठीक है, बाकी के लिहाज से। उसके बाद जो ई कॉमर्स मार्केट के सिर्फ ऑनलाइन इंटरनेट यूज़र नहीं बोल रहा, ई कॉमर्स मार्केट के जो यूज़र हैं जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो 70 मिलियन यूज़र एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं जो 2027 तक होने वाले हैं। 70 मिलियन यूज़र्स सिर्फ ई कॉमर्स मार्केट्स के, ये बहुत बड़ा जो है ना फिगर है, ठीक है, अगर आप इस चीज़ को समझना चाहें तो। उसके बाद जो सितंबर का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, सितंबर 2023 के अंदर daraz.pk की वेबसाइट को जो विज़िट आए, टोटल नंबर ऑफ़ विज़िट्स आए, ट्रैफिक आई, वो 18.69 मिलियन विज़िट्स थे, ठीक है, 18.69 मिलियन। ये एक बहुत बड़ा रेशियो है। आप खुद समझ लें कि 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख, ठीक है, 10 मिलियन का मतलब है 1 करोड़, तो 1 करोड़ 80 लाख विज़िट्स पाकिस्तान के अंदर सिर्फ daraz.pk के ऊपर आए। ये एक बहुत बड़ा जो है ना नंबर है। अगर आप इसको समझना चाहेंगे, पाकिस्तान की मार्केट भी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है ई कॉमर्स की, वर्ल्ड वाइड तो हो ही रही है, लेकिन ई कॉमर्स की मार्केट में पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, ठीक है। और इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों के अंदर ये और तेज़ी से ग्रो करेगी। तो अब मैं आपको ई कॉमर्स के कुछ FAQs बताता हूँ, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कुछ मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस बताऊंगा और उनके जवाब हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला, इज़ ई कॉमर्स प्रॉफिटेबल। देखिए, ई कॉमर्स प्रॉफिटेबल है या नहीं है, मुनाफा बख्श है या नहीं है, ये सवाल सबके जहन में आता है। स्टार्ट करना चाहता है अगर वो, उससे पहले उसके जहन में ये आएगा कि वाकई में प्रॉफिटेबल भी है, पैसा मेरा वापस भी आएगा या नहीं आएगा। तो इसका जवाब सिंपल अंदाज में मैं आपको देना चाहूँगा कि यस, पहली चीज़ यस, ई कॉमर्स प्रॉफिटेबल है, ठीक है। और अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बिजनेस मॉडल्स और रेवेन्यू मॉडल्स भी बता के आए हैं अपने डिटेल वीडियो में। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है इस वक्त
और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ है इस वक्त वर्ल्ड की, ठीक है, ई कॉमर्स की इंडस्ट्री। तो अगर मैं इसको और डिटेल में आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहली चीज़ देख लें, 1.7 मिलियन जो है ना मर्चेंट्स हैं जो बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स सिर्फ शॉपिफाई प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। और जो शॉपिफाई के ज़रिए उस मर्चेंट्स को सेल हुई, ठीक है, जो सेल हुई वो थी 175 बिलियन डॉलर सेल, वो भी 2022 के अंदर, सिर्फ एक साल के अंदर 175 बिलियन। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो शॉपिफाई के ज़रिए मर्चेंट्स ने किया, ठीक है। तो सिर्फ एक शॉपिफाई इसी जो कि वर्ल्ड वाइड की ई कॉमर्स की जो अगर ओवरऑल वेबसाइट्स देखी जाएँ तो जिसको 5 से 10% हिस्सा बनता है शॉपिफाई का, लेकिन बाकी जो 90% है वो इससे अलग है। सिर्फ इसी का एक साल के अंदर 75 बिलियन डॉलर है, ठीक है। और जो इसमें एवरेज होती है प्रॉफिट मार्जिन की, जो एवरेज शॉपिफाई के जरिए ने देखी मुख्तलिफ मर्चेंट्स का डाटा को देखते हुए 2022 का, वो 44.5% था। यानी कि जो 175 बिलियन सेल्स आई उसमें से 44.5% उन मर्चेंट्स को गया, ठीक है। सारी कॉस्ट लगा के वो जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 44.5% था, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा आप देख लें कि 80 से 90 बिलियन डॉलर की एक साल में उन्होंने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, इज़ ई कॉमर्स हलाल, कि ई कॉमर्स हलाल भी है या नहीं है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली चीज़, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ जो कि फतवा दे सकूँ, लेकिन मैं अपनी नॉलेज की बुनियाद पे आपको शेयर कर रहा हूँ। और ये चीज़ आप ज़ाहिर सी बात है नहीं मानते हैं या आपको गलत लगता है तो आप अपने खुद किसी मुफ्ती से पता कर सकते हैं। देखें, जो चीज़ आप फिज़िकली बेच सकते हैं, ठीक है, फिज़िकली बेच सकते हैं, कोई भी चीज़ है तो वो आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। अगर वो आपके लिए फ़िज़िकली हलाल है तो वो आपको ऑनलाइन बेचना भी हलाल है। ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है वो ऐसा है जिसके अंदर आपने एक प्रोडक्ट बाय करके रखा हुआ है, वो बेशक शूज़ है, वो कोई फैशन ब्रांड है, आप उसको बेच रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो अगर वो आपके लिए फ़िज़िकली हलाल है तो वो आपके लिए ऑनलाइन भी हलाल है। हाँ, जो फिज़िकली हराम है, मिसाल आप चोरी का माल बेच रहे हैं, आप शराब बेच रहे हैं या कुछ और चीज़ें बेच रहे हैं जो कि हराम है इस्लामी लिहाज से, तो वो आप ऑनलाइन भी नहीं बेच सकते, ठीक है, वो आपके लिए ऑनलाइन भी हराम है। जो फिज़िकली हलाल है वो आपके लिए ई कॉमर्स के अंदर ऑनलाइन भी हलाल है। इसके अंदर जो ड्रॉप शिपिंग का एक पॉइंट है वो अलग से आता है, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के लिए एक अलग प्रोसीजर होता है जो मुख्तलिफ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब हम ड्रॉप शिपिंग की डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर आपको वो पॉइंट भी क्लियर करेंगे। लेकिन ई कॉमर्स में समझ लें कि आपके पास प्रोडक्ट है, आप मैन्युफैक्चरर हैं या आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप या होलसेलर हैं या फिर आप रिटेलर हैं, प्रोडक्ट आपके पास बाय किया हुआ आपने है, ये सर्विस आपकी है, आप वो बेच रहे हैं। और जो आप फिज़िकली हलाल है तो आपके लिए ऑनलाइन भी वो हलाल है। ये सिंपल सी चीज़ है। बाकी आप जो भी चीज़ आपकी है जो आप सेल करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, वो आप अपने रेलिवेंट मुफ्ती या जिसको भी आप सही समझते हैं आप उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इज़ इट हार्ड टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिज़नेस, कि ये जो ई कॉमर्स का बिज़नेस है वो स्टार्ट करना मुश्किल है या आसान है, क्या तरीका है, ये चीज़ हर जो बिगिनर है उसके जहन में होती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है उसके डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स भी हैं, ठीक है, रेवेन्यू मॉडल्स भी डिफरेंट हैं, ठीक है। इस जो स्टार्ट करना है वो मुश्किल नहीं होता, उसकी जो समझो एग्जीक्यूशन है वो मुश्किल होती है। अगर आपको प्लानिंग अच्छी है, आपको अच्छे से समझ है असल में ई कॉमर्स बिज़नेस है क्या, ठीक है, किसी ने आपको अच्छे से गाइड किया है, तो वहाँ से अगर आप एग्जीक्यूट सही से कर सकें, उसको सही से इस्तेमाल में ला सकें उस नॉलेज को, तो आप जो है ना ई कॉमर्स के अंदर कामयाब हो सकते हैं और वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ई कॉमर्स के जो डिफरेंट बिजनेस मॉडल हैं जैसे ड्रॉप शिपिंग है, प्रिंट ऑन डिमांड है, उसमें आपको इन्वेंट्री भी नहीं चाहिए। आपने उसको अगर समझ लेते हैं तो आप लो कॉस्ट के अंदर अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ तो वो आपके लिए आसान है, या फिर आप इन्वेंट्री बाय करके भी बेच सकते हैं, वो आपके लिहाज से है। लेकिन मसला ये है कि स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करना, जो प्लान है, जो बिज़नेस है, उसको सही से चलाना मुश्किल होता है, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए 1 मिनट लगता है, स्टार्ट हो जाता है, 1000 में शॉपिफाई स्टोर बना, ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट कनेक्ट हुए और बिज़नेस तैयार, ठीक है। लेकिन उसको सही अंदाज में मार्केट कैसे करना है, उसे चलाना कैसे, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं। अगर आपको ये आती है तो फिर आपके लिए बिज़नेस आसान है, अगर आपको ये नहीं आती तो फिर आपके लिए ई कॉमर्स का बिज़नेस मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर आप नहीं बेच सकते, ठीक है। और फिर बेशक ई कॉमर्स का बिज़नेस हो या फिर फिजिकल बिज़नेस हो, आप नहीं बेच सकते अगर आपको वो बेचना ही नहीं आता, उसको चलाना ही नहीं आता। तो आसान लफ्ज़ों में, अगर आपको आता है तो आसान है, अगर नहीं आता आपको तो मुश्किल है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, हाउ कैन वी स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस, हम असल में ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ
देखिए ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है उसको स्टार्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, ठीक है। बिज़नेस मॉडल्स डिफरेंट हैं, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और हर बिज़नेस ई कॉमर्स के जो डिफरेंट मॉडल हैं उनको स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ अगर आप उसको सही से प्लान, जैसे मैं अभी पिछले सवाल में बोल के गया कि अगर आप सही से प्लानिंग करते हैं और उसको एग्जीक्यूट सही से करते हैं, ठीक है, उसको अमल सही से करते हैं, ठीक है, तो अप्लाई सही से करते हैं, तो वो बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है आपका, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए। अब बात करते हैं हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने एक नीश सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। एक नीश सेलेक्ट करनी होती है कि असल में मैं किस कैटेगरी के अंदर, किस नीश के अंदर काम करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, सर्विसेज देना चाहता हूँ। और अगर प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो फिजिकल प्रोडक्ट होगा या डिजिटल प्रोडक्ट होगा, वो किस कैटेगरी में होगा, फैशन कैटेगरी होगी, क्या होगी, एक नीश आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। फिर अब उस नीश के लिहाज से आपको एक मार्केट रिसर्च थोड़ी सी करनी होगी कि आप किस मार्केट में बेच रहे हैं। अब देखें पाकिस्तान की मार्केट है, उसमें पोटेंशियल है या नहीं है उस प्रोडक्ट या नीश के लिहाज से जो आपने सिलेक्ट किया है, तो आप थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उस नीश के अंदर जो मार्केट रिसर्च का डाटा है आपके पास, आपको समझ में आया है, आप उससे प्रोडक्ट को सोर्स करें, प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, सोर्स करें आप उसको, ठीक है, कि आपको बेस्ट प्राइस कहाँ से वो प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। आपको जहाँ से भी बेस्ट प्राइस में, क्वालिटी में प्रोडक्ट मिल रहा है, आप उसको जो है ना वहाँ से सोर्स करेंगे। इसे हंटिंग भी कहते हैं, आप हंट करेंगे वहाँ से, ठीक है। उसके बाद एक जो नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि आपके पास अब तो आपके पास प्रोडक्ट भी है, आपको थोड़ी सी मार्केट रिसर्च भी कर लिया, आप थोड़ा सा प्लान बना लें, ठीक है, अपने बिजनेस का प्लान बना लें। और बिजनेस प्लान में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है रेवेन्यू मॉडल, कि असल में जो आपको बिजनेस है वो किस रेवेन्यू मॉडल के जरिए रेवेन्यू जनरेट करेगा, ठीक है। कुछ बिजनेस मॉडल्स के रेवेन्यू जो है ना, यानी कि ई कॉमर्स के बिजनेस रेवेन्यूज़ जो है, मैंने आपको कुछ देर पहले अपने इसी वीडियो में बताएं। तो आप थोड़ी सी प्लानिंग कर लें, ठीक है, कि आप किस तरह से जो है ना इसको चलाएंगे, इसकी प्लानिंग एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, ठीक है, रेवेन्यू मॉडल क्या होगा वगैरह वगैरह। कुछ आप रफ सा कर लें या अच्छे से प्लान कर लें जो आप करना चाहें, लेकिन कर लें लाजमी तौर पर, ठीक है। उसके बाद अब आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म की तरफ आएँ, ठीक है, कि आप किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बेचना चाहते हैं, ठीक है। वो कोई ई कॉमर्स का बना हुआ प्लेटफॉर्म होगा जैसे दराज, अमेज़ॉन या कोई, या फिर आपकी अपनी खुद की वेबसाइट होगी, वो प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करें। वेबसाइट होगी तो कोडिंग के जरिए बनवाएंगे या बनी बनाई किसी CMS प्लेटफॉर्म के जरिए बनवा लेंगे जैसे शॉपिफाई या वर्डप्रेस के जरिए, तो वो आप डिसाइड करें। उसके बाद अपनी आप वेबसाइट को, जो कि ई चैनल होगा आपका, उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करें, उसे बिल्ड करना स्टार्ट करें, ठीक है। अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी वेबसाइट पर डालें और एक अपनी वेबसाइट को बनाएं, कंप्लीट बनाएं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना पेमेंट प्रोसेसिंग को कनेक्ट करना है अपने वेबसाइट से। अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हैं खास तौर पे, तो आपको कोई ना कोई पेमेंट प्रोसेसर चाहिए, जो मैं अभी आपको स्टार्ट में बता के आया हूँ, जो कि आपकी ट्रांजैक्शन करेगा कस्टमर के जरिए, ठीक है। कस्टमर उसके जरिए पे करेंगे, वो ट्रांजैक्शन या अमाउंट लेके आपको देगा, ठीक है। तो पेमेंट प्रोसेसर आपने लाजमी लगाना है। अगर पाकिस्तान है तो आप COD के ज़रिए भी काम चला सकते हैं। उसके बाद आपको एक शिपिंग सेटअप करना पड़ता है। अगर आपका ड्रॉप शिपिंग या प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल नहीं है, तो आपने ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्ट आपके पास मौजूद होगा, सर्विस आपके पास होगी, तो आप उसको सेटअप करेंगे शिपिंग किस तरह से करनी है। अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो वो तो ईजिली डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो आपने ज़ाहिर सी बात है उसे शिप करना है कस्टमर तक, ताकि जो आपने अमाउंट लिए वो हलाल हो सके, ठीक है। तो वो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना, ज़ाहिर सी बात है, अब ई कॉमर्स बिज़नेस को मार्केट करना है, ठीक है। अब अपने कस्टमर तक पहुंचाना है अपने बिज़नेस को, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करनी है, उसके समझो प्रमोशन करनी है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जब कस्टमर आ रहा है, तो अब उसको जो है ना कस्टमर सर्विस अच्छी देनी है, उसको जो एक्सपीरियंस है वो अच्छी देना है, ताकि वो रिटर्न दोबारा से आए, ठीक है। आपका रिटर्न रेट अच्छा हो जाए। तो ये कुछ सिंपल से 10 स्टेप मैंने आपको बताया ई कॉमर्स के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह हम डिटेल में, एक बिल्कुल डिटेल में वीडियो लेके आएंगे कि आप ई कॉमर्स का बिज़नेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनली। मुकम्मल डिटेल में एक और वीडियो भी हम लेके आएंगे इंशाल्लाह। अगला हमारा सवाल है, इज़ इट फ्री टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिज़नेस। देखें, ये सबसे बहुत ही ज़्यादा जहन में लोगों के आता है, और इसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ यूट्यूबर जो बोलते हैं कि $0 से स्टार्ट करें और मुफ्त में स्टार्ट कर दें, और मैंने फ्री में स्टार्ट कर दिया। बहुत सी ऐसे सवालों की वजह से, वीडियोस की वजह से लोगों के दिमाग में एक चीज़ कॉन्सेप्ट होती है कि ये फ्री है या क्या सीन है। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगा सबसे पहले। तो सबसे पहली चीज़, अगर कहा जाए तो जो ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है वो टेक्निकली फ्री नहीं होता, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट
आ रही होती है, ठीक है। अब वो कॉस्ट के अंदर जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। वो अमाउंट हो सकती है, वो आपका टाइम हो सकता है, आपकी एनर्जी हो सकती है, स्किल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो कॉस्ट आ रही होती है और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कॉस्ट लाजमी आ रही होती है, जो कि आपको स्टार्ट में जो यूट्यूबर बता रहे होते हैं या कुछ और बता रहे होते हैं, वो असल में इतनी ज़्यादा हकीकत नहीं होती। कहीं ना कहीं कॉस्ट लाजमी आ रही होती है, फ्री नहीं होता वो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि आप स्मॉल स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री फिर भी नहीं होगा। आप ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने प्रोडक्ट नहीं खरीदना, आपको वेबसाइट $1 की पड़ रही है, ठीक है, लेकिन वो $1 तो है ना, वो फ्री तो नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि आप वेबसाइट बनाए बगैर सोशल मीडिया के ज़रिए कर लें, तो सोशल मीडिया के ऊपर चलें आप आ जाएं, तो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बात है, आपको पेज बनाना है, उसके ऊपर आपने वीडियो कंटेंट बनाना है। लाजमी नहीं है कि आपके पास स्किल हो, हर बंदे के पास स्किल नहीं होती इस चीज़ की, तो हो सकता है आपको स्किल सीखनी पड़े, तो ऐसी बात है वहाँ पर आप पे कर रहे होंगे या फ्री कर रहे होंगे, वो आपके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ पे कर रहे होंगे, ठीक है। वो अमाउंट हो सकती है, वो आपका टाइम हो सकता है, ठीक है, मोस्टली टाइम भी हो जाता है। तो भाई फ्री नहीं है ये, टाइम तो फिर भी लग रहा है, पैसे तो फिर भी लग रहे हैं, कुछ ना कुछ लग रहा है, फ्री नहीं है, ठीक है। लेकिन आप स्मॉल स्टार्ट कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग करें, कम पैसे में स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फ्री रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं कि आपने किस तरह से स्टार्ट करना है, ठीक है। और व्यू भरा पड़ा है यूट्यूब, ठीक है, लेकिन फेक गुरुज को छोड़ के भरा पड़ा है यूट्यूब। आप फ्री रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाएं, ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करें, ठीक है। अगर खुद आप ज़ाहिर सी बात है पैसे खर्च नहीं करना चाहते स्टार्ट के अंदर, तो आप किसी को आउटसोर्स ना करें, खुद करें जो भी करना है आपने। जैसे मैंने आपको कहा वेबसाइट खुद बनाएं, मेरा कोर्स शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट का फ्री में मौजूद है, चैनल पे भी मौजूद है, nayasiko.com वेबसाइट पे भी मौजूद है, तो वहाँ से आप करें, फ्री में आप सीख जाएंगे कि आपने अपना स्टोर कैसे बनाना है। $1 लगेगा, आप स्टोर बनाएंगे, $1 फिर भी लगेगा, $1 लगेगा आपको, वो स्टोर बन जाएगा आपको शॉपिफाई का। अब स्टोर बन गया, आप ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट को आप लगा दें, वो फ्री है, अब ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट लगा दें, ठीक है। अब आपको मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अब मार्केटिंग की जो चीज़ें हैं, अब या तो आप वो आउटसोर्स करते हैं या फिर आप खुद बनाएंगे। अब आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो आप खुद बनाएंगे, आप वो स्किल नहीं आती तो आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। तो एक प्रोसीजर है जिससे कॉस्ट कम से कम हो सकती है, ठीक है, लेकिन फ्री नहीं होगा फिर भी। तो इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें कि आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा, ये आपके माइंड सेट को ब्लॉक कर देता है कि ये फ्री में करना है, ठीक है। ये फ्री जो लफ्ज़ है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक है आपके बिज़नेस की ग्रोथ के लिए। आपको ये चीज़ ज़हन में डाल लें कि देखिए मैं पे कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है। जब आपको ये अंदाज़ा होगा ना कि आप पे कर रहे हैं, तो आप उसको और ज़्यादा मेहनत से करेंगे। देखिए आप टाइम के ज़रिए पे कर रहे होते हैं, और टाइम ही सबसे ज़्यादा प्रेशियस है कि आपको एक लिमिटेड टाइम मिल रहा हुआ है, वो टाइम आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पे कर रहे हैं, इस चीज़ को आप ज़हन में डालें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप क्या खो रहे हैं अगर आपको बिज़नेस सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो सिंपल लफ्ज़ों में फ्री नहीं हो सकता ये, कम अज़ कम टेक्निकली बिल्कुल भी फ्री नहीं है ये, पे लाजमी हो रहा होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कॉस्ट आ रही होती है आपको किसी भी अंदाज में। तो अब हम अपनी इस पूरी वीडियो को इन शॉर्ट में बताते हैं कि असल में हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी वीडियो हमने बना ली तो कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, जो ई कॉमर्स है उसका जो मुखफ़्फ़ है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को ऑनलाइन बेच रही है या ख़रीद रही है, वो सब ई कॉमर्स के ज़िम्मे में आता है। इसके साथ ही इसके डिफरेंट बिजनेस मॉडल हो सकते हैं, ठीक है। आप जो है ना B2C कर सकते हैं, B2B कर सकते हैं, DTC ब्रांड को यानी कि बिजनेस मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप डिफरेंट मॉडल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो एडवर्टाइजिंग हो सकता है, ऑनलाइन सेल्स हो सकता है, वो सब्सक्रिप्शन हो सकता है, मुख्तलिफ रेवेन्यू मॉडल हैं जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर मैंने 4 से 5 आपको रेवेन्यू मॉडल बताएं, और सबसे अहम चीज़ ये है कि आप एक ई कॉमर्स के अंदर एक से ज़्यादा रेवेन्यू मॉडल भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा रेवेन्यू मॉडल अप्लाई करके आप एक अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं। इसकी वाज़ेह एग्जांपल आप दराज को और जो है ना अली अमेज़ोन को, इनको ले सकते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन फ़ी मॉडल भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उस साथ ही अब जो ट्रैफिक आ रही है उनकी बड़ी तादाद में, उसके ज़रिए वो अमेज़ोन ऐड के ज़रिए भी पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। प्लस अमेज़ोन ने प्राइम बना दिया, ठीक है, उसमें वो सब्सक्रिप्शन मॉडल के ज़रिए पेमेंट ले रहा है, ठीक है। प्राइम वीडियो बनाया हुआ है, उसके अंदर वो सब्सक्रिप्शन मॉडल के ज़रिए जो है ना पैसे ले रहा है। तो अब एक ही ई कॉमर्स के अंदर डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल लगा के अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। साथ ही इसकी जो पोटेंशियल है, जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री की ग्रोथ पोटेंशियल है, वो हमने देखी कि वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। अगले चंद सालों के अंदर $1 ट्रिलियन का इजाफा होने वाला है, सिर्फ 2 सालों के अंदर वर्ल्ड वाइड। तो $1 ट्रिलियन के अंदर शायद आपके भी $1 मिलियन हो सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है। उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन
हम अगर डिसएडवांटेजेस को देखेंगे तो फिर हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ की कोई ना कोई फ़ायदा और नुकसान होता है। नुकसान को देख के आप बैठे नहीं रह सकते, मेहनत करें और कामयाब हो जाएं, ठीक है। और आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये छोटे से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कमाल समाल जो है ना स्टार्ट ले सकते हैं और वो $1 मिलियन तक जा सकता है, ठीक है। स्काई इज़ द लिमिट। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी आप जो है ना मुशक्क़त करेंगे, समझें, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आप तेज़ी से अपने ई कॉमर्स को बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट ओवरव्यू ई कॉमर्स बिजनेस का, यानी कि कंप्लीट बिगिनर्स गाइड टू ई कॉमर्स का। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग की वीडियो होगी वो इंशाल्लाह, जिसमें हम आपको बताएंगे बिगिनर्स गाइड टू ड्रॉप शिपिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।